नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। मध्य प्रदेश के लगभग 17% दलित वोट पर अब सभी की नज़र है। चुनाव में दलित और आदिवासी जिसकी तरफ जाते हैं, सरकार वही बनाता है। अब आज़ाद समाज पार्टी भेल के दशहरा मैदान पर एक बड़ा आयोजन कर रही है, जिसे सामाजिक न्याय यात्रा नाम दिया गया है। और इस आयोजन में दलितों के साथ ओबीसी और आदिवासियों को भी आमंत्रित किया गया है। आयोजन में 25 सूत्रीय मांगे सरकार के सामने रखी जाएंगी और ओबीसी के लिए इसमें 27% आरक्षण की मांग भी शामिल है। एक ही मंच से दलित, आदिवासी और ओबीसी के मुद्दे उठाने का मकसद इस बड़े मतदाता समूह पर पकड़ बनाना है। आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले उन्होंने बड़ा आंदोलन चलाया था, लेकिन फ़ायदा नहीं मिला। अब उनकी नज़र मध्य प्रदेश पर है। तो क्या मध्य प्रदेश के दलित चंद्रशेखर जैसे दलित नेताओं के साथ जा सकते हैं? और एमपी में चंद्रशेखर की मौजूदगी से राजनीतिक रूप से किसको नुकसान हो सकता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। भोपाल में भेल के दशहरा मैदान पर शुक्रवार को आदिवासी समुदाय ने डीलिस्टिंग की मांग करते हुए रैली की। अब उसी दशहरा मैदान पर दलितों की रैली आयोजित की गई। इस रैली का आयोजन भीम आर्मी ने किया है, जिसे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण संबोधित करने वाले हैं। चंद्रशेखर रावण दलित आंदोलन का उभरता हुआ चेहरा है, इसलिए चुनाव से पहले मध्य प्रदेश की जमीन पर रावण का आना कई सवाल खड़े कर रहा है। मध्य प्रदेश में दलितों की आबादी 16.50% है। प्रदेश में दलितों के लिए 35 सीटें आरक्षित हैं। पिछली बार कांग्रेस को दलित सीटों पर बढ़त मिली थी और उसकी सरकार बनी, इसलिए दलित वोट बैंक की अहमियत है। भेल के दशहरा मैदान पर होने वाली रैली में रावण ने आदिवासियों और ओबीसी को भी बुलाया है। आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील अस्ते का कहना है कि इस रैली में 25 सूत्रीय मांग रखी जाएगी। 12 फरवरी 2023 के लिए मैं मध्य प्रदेश के साथियों से आह्वान करना चाहता हूं कि भाई आपके बीच जो एक अफवाह उड़ाई जा रही है कि ट्रेन रद्द हो गई है, किसी प्रकार की कोई सी ट्रेन रद्द नहीं हुई है। तो आप सभी भारी से भारी संख्या में भोपाल आए, हम लोग भोपाल ही तैयारी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा है कि सामाजिक संगठनों को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने का हक है। ठीक है ना, देखिए जो सामाजिक संगठन है, कोई राजनीतिक संगठन है, कोई भी इस प्रकार के काम करने वाले कोई संगठन बनकर के तैयार हो जाते हैं। लोकतंत्र में सबको अधिकार है, वो अपने प्रदर्शन करें, अपनी बात कहें, बिल्कुल शालीनता के साथ हर मुद्दे पर ऐसे लोगों को भी अपनी बात कहने का अधिकार है। चुनाव से पहले हर वर्ग लामबंद हो रहा है। सभी अपना दबाव समूह बनाना चाहते हैं। कहीं न कहीं इसके पीछे राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी है। चंद्रशेखर रावण यूपी चुनाव के पहले भी सक्रिय हुए थे, लेकिन वहां कोई खास करिश्मा नहीं दिखा सके। अब भोपाल में 25 मांगों को लेकर उनका संगठन आदिवासियों और ओबीसी के साथ रैली का दावा कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो चुनाव के पहले जाहिर है इस प्रकार का जो राजनीतिक जमावड़ा होता है उसके अपने एक मायने होते हैं, और इसके क्या मायने हैं मध्य प्रदेश की राजनीति में, इसी को समझेंगे। हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है खिलावन जी आपका। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। उस चुनावी साल आप कह सकते हैं कब तो कुछ महीनों का वक्त बचा है, और ऐसे में रैली और दिखावे के लिए कि एक ही मंच पर आदिवासी, ओबीसी और दलित, हालांकि ये संभव नहीं है। इस प्रकार के प्रयोग हमने कई राज्यों में पहले भी देखे हैं कि जो वोट बैंक के लिहाज से भी फलीभूत हो नहीं पाते हैं। और अभी का जो आंकड़ा देखेंगे हम, तो मध्य प्रदेश की आबादी में अगर आदिवासी, दलित और ओबीसी मिला लिया जाए तो लगभग 90% आंकड़ा होता है। तो यानी कि अगर ये गणित के हिसाब से देखें तो ये सब विनिंग कॉम्बिनेशन बन जाएगा। अगर ये सब साथ जाते हैं कि बाकी सबको अगर खाता खुल जाए तो बड़ी बात है। लेकिन राजनीति में 2 और 2 4 नहीं होते। लेकिन जो दलित, ओबीसी और आदिवासी 2-4 करने के संगठन मूड में हैं, उसको किस नज़रिए से देखा जाए मध्य प्रदेश में? देखिए, मध्य प्रदेश की राजनीतिक विरासत या राजनीतिक जो समीकरण है वो निश्चित रूप से 2 ही दलों में विभाजित है, तो भाजपा, दूसरा कांग्रेस। बिल्कुल। देखिए, समय समय पर कुछ दल
सर उठाते जरूर हैं, प्रयास भी बहुत तेजी से करते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल पाती। और जहां तक आपने सवाल किया कि किस तरह के समीकरण, जो दलित है, आदिवासी है और बैकवर्ड है, इनको मिलाकर के किस तरह के समीकरण बनेंगे, मुझे लगता है कि प्रयोग बहुत हुए हैं मध्य प्रदेश में इस तरह के। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग संगठन तो पहले उसमें अल्पसंख्यकों को भी जोड़ दिए थे, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और बैकवर्ड, लेकिन वो भी कोई सफलता नहीं प्राप्त करी, उसका तो मंच ही तैयार नहीं हो पाया ठीक से। तो मुझे लगता है कि देखिए, आपको दलित की राजनीति करना है तो दलित की राजनीति करने के साथ साथ इसमें भी देखना पड़ेगा, दलित में अब सिर्फ आप ही एक दलित की राजनीति नहीं कर सकते। आज बहुजन समाज पार्टी भी दलित की राजनीति करती है, अकेले भीम आदमी नहीं है। और दूसरी बात जो है, एक जो बौद्ध समाज का एक बड़ा वर्ग है जो भीमराव अंबेडकर के समर्थक हैं, वो लगभग कांग्रेस से उनका गलबैया हर स्थिति पे चलती है। आप और हम इससे परिचित हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह के समीकरण जो बनाए जा रहे हैं, इस तरह के प्रयोग जो किए जा रहे हैं मध्य प्रदेश में, मुझे लगता है सफलता नहीं मिलेगी। जहां तक चंद्रशेखर आजाद का सवाल है, निश्चित रूप से वो पिछले उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद से ही मध्य प्रदेश में सक्रिय, चाहे ग्वालियर हो, चाहे वो मुरैना में एक गृह मंत्री के क्षेत्र में भी चले गए थे, शाजापुर में चले गए थे, भोपाल में भी एक बार रैली निकाली थी। लेकिन जो उनकी 12 तारीख को कल है संभवतः रैली, वो रैली कल है संभवतः 12 तारीख की, और उस रैली में जिस तरह का समीकरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं वो, मुझे लगता है बहुत ज्यादा सफलता उनको उसमें नहीं मिलने वाली है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक जिस तरह से आप एक आदिवासी तो बड़ा वर्ग है, आदिवासियों में संख्या लगभग 22% का है, इनका 16%, 15.5% के लगभग दलितों की आबादी है। जब आदिवासी संगठन बनाते हैं वो सफल नहीं हो पाते मध्य प्रदेश में, तो मुझे लगता है कि दलित अपना संगठन बना के, या भीम आर्मी के चंद्रशेखर अपना संगठन बना के, अपनी पार्टी बना के, जिस पार्टी का नाम उसने समता समाज पार्टी, समता के नाम से बहुत सारी पार्टी बनी है, लेकिन समता पार्टी भी बनी थी एक, लेकिन उसकी सफलता कहाँ रही, ये सब चुनावी बुलबुले साबित हुए थे कि चुनाव के समय दिखे और फिर अचानक से ऐसे लापता हुआ कि फिर दोबारा नजर भी नहीं आए। उत्तर प्रदेश में यही हुआ ना। उत्तर प्रदेश में आपने प्रारंभिक दिनों में देखे होंगे, ये चर्चा चल रही थी कि कांग्रेस के साथ जो है गठबंधन करेंगे। बाद में भीम आर्मी के चंद्रशेखर ने कह दिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, और लगभग 60-70 सीटों पे चुनाव भी लड़े वो। कहीं भी उनके एक भी प्रत्याशी की जमानत नहीं बच पाई। ये हालत है, जबकि पूरे देश में उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसी पार्टी है जो दलित के अत्याचार में सबसे ज्यादा अग्रणी है। यदि उस राज्य में भी भीम आर्मी सफल नहीं हो पाई, तो मध्य प्रदेश तो 5वें-6वें नंबर के राज्य हैं जहां दलितों के साथ अत्याचार की श्रेणी में आते हैं। तो मुझे लगता है कि कुल मिला के उनका जो सपना है वो बहुत ज्यादा साकार होने की नहीं है। तीसरी महत्वपूर्ण बात ये भी है कि आपने भीम आर्मी को देखा होगा, भीम आर्मी भाजपा के खिलाफ बात करती थी, प्रदेश सरकार के खिलाफ बात करती, कभी कहती है कि उसकी ट्रेन रोक दी गई, कभी उनके कहते हैं कि उनकी फ्लाइट में उनको बैठने नहीं दिया गया। तो कुल मिला के वो कांग्रेस के प्रति, कांग्रेस के लिए उन्होंने कभी ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं किया है जिससे ये पता चल सके वो कांग्रेस विरोधी, अर्थात वो तलाश रहे हैं। आपका इशारा है कि वो एक तरह से बी टीम की तरह काम कर रही है फिलहाल कांग्रेस। हाँ, कांग्रेस का। मुझे लगता है आने वाले दिनों में उसके साथ कांग्रेस का समझौता कुछ हो जाएगा, या यदि स्वतंत्र लड़ेगी भी तो मुझे लगता है कि कोई शानदार प्रदर्शन 2-4 सीट में भी कर सके तो बहुत बड़ी सफलता मिल जाएगी उसको, समझ लीजिए आप। बिल्कुल। तो ब्रजेश जी, हमने देखा है कि लगभग एक ही दौर में, जब हमने देखा था गुजरात में कि हार्दिक पटेल हो, जिग्नेश मेवाड़ी हैं, अल्पेश ठाकुर है, उनका उदय हुआ, और उसी दौरान उत्तर प्रदेश में ये नाम चर्चा में आया चंद्रशेखर आजाद, और जिनको उनके समर्थक रावण भी कहते हैं, दलितों के यूथ आइकॉन बनकर उभरे थे वो। और एक समय ऐसा भी आया था कि वो मायावती को भी खुली चुनौती दे रहे थे, और चुनाव के पहले उन्होंने प्रस्ताव भी दिया था कि मायावती और वो मिलकर चुनाव लड़ लें, लेकिन मायावती ने उनको कोई तवज्जो नहीं दी। लेकिन नाम फेम पाने के लिए चंद्रशेखर आजाद खुद भी चुनाव लड़े गोरखपुर से, योगी आदित्यनाथ के गढ़ से। और जो खिलावन जी बता रहे थे कि उनकी पार्टी की जो हाल हुए, क्योंकि जो दलितों की सबसे बड़ी मसीहा माने जाते थे काशीराम, उनकी पार्टी बसपा, उसका जो असर उत्तर प्रदेश में वो हमने देखा कि 2 सीटों पर वो सिमट गए। तो ऐसे में चंद्रशेखर आजाद को कौन पूछने वाला था। लेकिन मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो 2 दलीय व्यवस्था है, और कुछ पॉकेट्स में हम देखते हैं कि कहीं समाजवादी पार्टी या बसपा का ज़्यादा प्रभाव है।
कि जहाँ भी वो चुनाव लड़ती 10-15% वोट उनको मिलते हैं और एक एवरेज 5 से 8% वोट शेयर मध्य प्रदेश की राजनीति में पिछले 2 दशक से बहुजन समाज पार्टी का है। ऐसे में ये जो संगठन बना है ये कितना प्रभाव छोड़ पाएगा, क्योंकि अभी हमने आदिवासियों के एक संगठन की रैली देखी है उसी दशहरा मैदान में, और जिस प्रकार उन्होंने डीलिस्टिंग की मांग की थी, अलग अलग जगह उनका प्रभाव चल रहा है। बीजेपी लगातार दलितों को रिझाने का कार्यक्रम कर रही है। सागर में हालिया में जो बड़ा कार्यक्रम हुआ है, संत रविदास का मंदिर बनाने की घोषणा हुई है 100 करोड़ के लागत से। तमाम सारी ऐसी योजनाएं ला रही है सरकार कि दलितों को लुभा सके। तो ऐसे में दलित आर्मी है, भीम आर्मी है, चंद्रशेखर आज़ाद या तमाम सारे संगठन हैं, इनके लिए कुछ स्पेस दिख रहा है आपको? देखिए मनोज जी, शुरुआत करते हैं हम उत्तर प्रदेश से। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में दलितों ने किस पर भरोसा किया? मायावती पे। एक बार नहीं, 2 बार 3 बार भरोसा किया, लगातार भरोसा किया। क्या मिला? निश्चित तौर पर दलित समाज पहले अशिक्षित था, अब वैसा अशिक्षित बचा नहीं है और राजनीतिक रूप से जागरूक हो गया है। राजनीतिक रूप से जागरूक हो गया है। और इसका परिणाम ये हुआ कि हमने देखा है कि मायावती का पतन हो गया। वो दलितों के लेकर जो राजनीति करती थी, दलितों के दम पर वो वहां तक पहुंची, लेकिन दलितों का और सबसे खास बात की जो उनका जो कोर वोटर था जाटा, वो भी उनसे छिटक गया। तो उसके छिटकने की वजह क्या है? वो शिक्षित हो गए, सिर्फ उनको एक वोट बैंक समझा, आपने यूज किया, सत्ता की चाशनी चखी और फिर उनको उसी हाल पर छोड़ दिया। नहीं तो मायावती जब 2 बार मुख्यमंत्री बनी तो निश्चित तौर पर दलितों का अलग से वहाँ पे उस तरह से विकास हो जाना चाहिए था, शिक्षित हो जाना चाहिए थे, मुख्य धारा में आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं। उसी तरह से जब देखा कि दलितों का मसीहा बनने की कोशिश हम देख रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद भी कर रहे हैं। आज़ाद जिस तरह से आपने उदाहरण दिया गुजरात का, आप देखिए हार्दिक पटेल से लेकर तमाम वो बन गए, नेता बन गए, लेकिन उन्होंने हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर अब भाजपा के साथ आ गई। मैं वहीं आ रहा था मनोज जी कि आप देखिए आपने अपनी समाज का यूज किया, आप समाज के लीडर बन गए। समाज के लीडर बनकर आप कहाँ पहुँच गए? कांग्रेस में, फिर बीजेपी में। तो वो समाज के समझदार नहीं है कि आप उसके दम पर अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। और चंद्रशेखर आज़ाद भी वही कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में फैल हो चुके हैं, मध्य प्रदेश में वो एक बड़ा प्रदर्शन करके बाकी के ओबीसी को और अन्य वर्ग को लेकर वो ये जताना चाहते हैं कि उनकी ताकत दिखाना चाहते हैं। जो ताकत उन्होंने उत्तर प्रदेश में दिखाई, लेकिन वहाँ कोई दम नहीं। तो वो भी एक समाज की दम पर एक लीडर बनना चाहते हैं। ये समय ऐसा है मनोज जी कि चुनावी साल है, प्रेशर पॉलिटिक्स है। आपने यदि कुछ मांगे मनवा ली हैं या कुछ मुद्दे सामने रख दिए सरकार के, तो आप सरकार ने यदि कुछ मान लिया, मान के चलिए, यदि मान लेते हैं तो आप समाज के मसीहा बन जाएंगे कि मैंने इतना कुछ कर दिया, देखिए आप मेरी वजह से हो गए। या फिर आप लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर समझौता करना चाहते हैं राजनीतिक दलों से, जो आप कह रहे हैं उसी में जोड़ दें कि अगर सरकार भी इतनी समझदार है ना, वो उनको क्रेडिट क्यों देगी? सरकार को करना होगा सीधे कर देगी। इसलिए तो मैंने कहा कि नहीं करेगी ना सरकार। तो सरकार को जो करना है वो करेगी, इस आंदोलन से दम पर कुछ नहीं करेगी। लेकिन आंदोलन के बाद यदि कुछ हुआ तो श्रेय ले जाते हैं ना, हमने आंदोलन किया। बिल्कुल। दूसरी बात है कि आप अपनी ताकत दिखा रहे हो कि देखिए मध्य प्रदेश में भी मेरा जनाधार है, मेरे साथ मेरी समाज के लोग इतने खड़े हैं, ओबीसी वाले भी खड़े हैं हमारे साथ, दूसरे समाज के लोग भी खड़े हैं। तो आप बार्गेनिंग कर सके चुनावी साल में राजनीतिक दलों से कि हमको भी अपनी हिस्सेदारी चाहिए। तो निश्चित तौर पर ये जो समय है उसको आप ये नहीं कह सकते हो मनोज जी कि हाँ वो कुछ भला करने के लिए आ रहे हैं। वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए आ रहे हैं, अपनी ताकत दिखा रहे हो। मध्य प्रदेश में ताकत दिखा रहे हैं तो मध्य प्रदेश के लोगों को साथ लेकर ताकत दिखाना चाहिए। राजस्थान से भी आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से भी आ रहे हैं, महाराष्ट्र से भी आ रहे हैं। तो आप एक तरह से भीड़ जुटाकर मध्य प्रदेश की सरकार पर या उन पर दबाव, और जैसे खिलावन जी ने कहा कि यदि वो कांग्रेस की तरफ से हैं या कांग्रेस के लिए वैसा नहीं बोलते हैं, यदि बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वो कांग्रेस के लिए माहौल बना रहे हो सकता है। लेकिन यदि वो स्वतंत्र रूप से लड़ने की बात नहीं कर रहे, यदि वो लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को ही नुकसान होगा। कांग्रेस का कोर वोट बैंक था, ये विकास की योजना, हितग्राही योजना और बाकी जो जनहितैषी गरीबों को लेकर जो योजनाएं चली केंद्र की और राज्य सरकार की, उनकी वजह से ये वोट बैंक, मूल वोट बैंक जो बीएसपी का था और कांग्रेस का था, वो बीजेपी के पास आ गया। रही बात मध्य प्रदेश में जो आप कह रहे थे संभावनाओं की कि बसपा की कुछ सीटें हैं, 15% वोट बैंक है, तो निश्चित तौर पर जिस तरह से बसपा का हाल उत्तर प्रदेश में हुआ है, तो चंद्रशेखर आज़ाद को लगता है कि इस वोट बैंक की बदौलत वो भी अपनी ताकत यहाँ दिखा सकते हैं। तो ये वोट बैंक पर भी एक तरह से नज़र है मनोज जी। तो नज़र तो वोट बैंक पर है खिलावन जी, लेकिन एक चीज़ हम देखते हैं, पिछले दिनों हमने देखा जो करणी सेना की जो राजस्थान में जिसका गठन हुआ था, पिक्चरों के बाद अब राजनीतिक रूप से शक्ति दिखाने का प्रयास किया। पिछले चुनाव में भी हमने देखा था 2018 में सक्रिय हुए थे, लेकिन कहीं कुछ उनको लाभ मिला नहीं। भोपाल में एक बड़ा प्रदर्शन किया, उसके पहले मुख्यमंत्री ने जो राजपूत समाज के एक बड़ा दूसरा गुट है उसको बुलाया
उनके लिए समर्थन में कुछ घोषणा कर दी। और जो ब्रजेश जी भी कह रहे हैं और आप भी कह रहे हैं कि अगर पूरे हिंदुस्तान से आप अगर वोटर ले भी आते हैं, भीड़ जुटा लेते हैं, तो वो आपका वोट बैंक तो है नहीं कि वो आप उसको वोट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर वो जो वोटर है दिल्ली का आया, वो वोट दिल्ली में डालेगा, उसको मध्य प्रदेश में वोट नहीं डालना है। मान लीजिए जो राजस्थान से आया, जो उत्तर प्रदेश से आया, तो वो वोटर नहीं है। तो ऐसे में सरकार क्यों उनकी मांगे मानेगी? और दूसरी बात, फिर इस शक्ति प्रदर्शन के पीछे कारण क्या है? क्योंकि अगर आपको राजनीतिक रूप से कुछ मांगे मनवानी है तो आप दिल्ली में प्रदर्शन करिए कि केंद्र सरकार से आपको कुछ अगर योजनाओं का लाभ चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार तो तमाम सारी योजनाएं चला भी रही हैं। और जहाँ तक ओबीसी फैक्टर की बात है, तो बीजेपी के पास प्लस पॉइंट ये है कि पिछले लगभग 20 साल 18 साल से वो इन्होंने जो 3 मुख्यमंत्री दिए हैं, चाहे उमा भारती हो, बाबूलाल गौर हो और शिवराज सिंह चौहान हो, वो तीनों ओबीसी वर्ग से आते हैं। कांग्रेस ने कभी ओबीसी से कभी मुख्यमंत्री पूरे मध्य प्रदेश में कभी दिया नहीं है। और जिस ओबीसी की बात कर रहे हैं 27% जो मुख्य मांग है उनकी, वो मांग ये रख रहे हैं, वो तो कोर्ट में मांग तो पेंडिंग मामला। बीजेपी भी बात कर रही है उसकी, और उस वो मामला मांग की कोर्ट में समर्थन तो कांग्रेस भी कर रही और है, वो कोर्ट में फंसा हुआ पेच। और वो कोर्ट में फंसा हुआ पेच। देखिए, वो पार्टियां इसका 27 विरोध तो कर नहीं रही, दोनों पार्टियां। जहाँ तक 27% आरक्षण की बात है, निश्चित रूप से न तो भाजपा उसका विरोध कर रही है, न कांग्रेस विरोध कर रही है, या इसमें से दोनों को ही सत्ता में आगामी समय में आना है। तो भीम आर्मी कौन होती है जो 27% आरक्षण की मांग करके ये जताना चाहती है कि वो ओबीसी का हितैषी है? देखिए, भारतीय राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जाति के आधार पर, समाज के आधार पर, वर्ग के आधार पर जो राजनीति करते हैं, वो जो है अपने आप को पूरी तरह से जिसको कहते हैं अपन मुखिया, या अपन कहते हैं उसको लंबरदार बनने की कोशिश जो करते हैं, वो कोशिश समाप्त हो जाती है। आपने बहुजन समाज पार्टी जैसी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में लगभग 19% जिसकी जनसंख्या है, मध्य प्रदेश में 15 से ज्यादा % जनसंख्या है जिनकी, वहाँ क्या हासिल हो रहा है आज आप और हम जानते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि जाति आधार पर कोई राजनीति शुरू होती है तो वो बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाती। और खासतौर से जो मध्य प्रदेश में परिस्थितियां हैं, भीमा, जब आपने देखा 15% यदि मध्य प्रदेश में दलित है, लेकिन 3%, 3.5%, 4% में सिमट जाती है बहुजन समाज पार्टी। और बहुजन समाज पार्टी को दलितों का सबसे बड़ा मसीहा माना जाता है। उनके तो जो बिल्कुल ब्रजेश भी कह रहे थे कि राजनीतिक रूप से समझदार हो रहा है दलित भी, उसको पता है कि कहाँ वोट करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, कौन उनको फायदा दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है। कांसी राम से बड़ा दलित नेता या मायावती से बड़ा कोई दलित नेता हुए हैं क्या आजकल? उनके हसर, उनकी पार्टी का हसर क्या है, आप और हम जानते हैं अच्छी तरीके से। और उसके थोड़ा पीछे भी जाए तो जगजीवन राम की बेटी या मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी हैं आजकल। तो क्या ये सब जो है ना दलित राजनीति नहीं करते। मुख्य मुद्दा यही है कि ये सब दलित राजनीति नहीं करते, किसी दल में रह के। आजाद को लगता है कि अब ये बड़ा एक वैक्यूम हो गया है कि मायावती शांत हो गई हैं, वो उस तरह से सक्रियता नहीं दिखा रही हैं, उनकी जो पूरी कसावट थी, पकड़ थी, वो कमजोर हो गई। तो वो कहीं एक दलितों के नेता बनने की जुगाड़ में है, मुझे ऐसा लगता है। तो शायद इसकी शुरुआत में क्यों नहीं कि अपने गृह राज्य से करते, अगर वो उत्तर प्रदेश में अगर 4 साल से ज़्यादा का वक्त है अभी, या लोकसभा चुनाव में 1 साल का वक्त है, तो वहाँ थोड़ी ताकत दिखाते तो शायद राजनीतिक रूप से अगर मजबूत होते। क्योंकि हमने देखा काशीराम ने भी शुरुआत कर्मचारी संगठन बनाए उन्होंने कई सारे, उसके बाद धीरे धीरे पेड़ बनाई उन्होंने उत्तर प्रदेश में, उसके बाद मध्य प्रदेश में आए वो, इसके बाद पंजाब गए, उसके बाद वो राष्ट्रीय पार्टी बने। लेकिन अब गंगा जी में बहुत सारा पानी बह गया मनोज जी। बिल्कुल, मध्य प्रदेश की सियासत छोड़िए, आप उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुत सारे बदलाव हो गए हैं। तो आप देखिए कि जो क्षेत्रीय दल थे, जो जातिगत आधार पर राजनीति करते थे, उनका किस तरह से हश्र हुआ है। तो मुझे लगता है कि अब उनको वहां पे कोई वैसी संभावनाएं नहीं दिख रही। लेकिन दूसरी भी थी ना, हम देख रहे ओपी राजभर की देख लिए, सुभाषपा, वो एक ताकत बनी हुई है। अपना जब तक मायावती वहां रहेगी तो आजाद को उतना महत्व नहीं मिल सकता ना मनोज। नहीं, अगर वो कुछ सीटें जीत पाते, क्योंकि जैसे अपना दल की हम बात करें कि केंद्र में उनका मंत्रिमंडल में है, वो राज्य में है, वो निषाद पार्टी की बात कर लीजिए आप कि छोटा सा दल है, लेकिन गोरखपुर में उन्होंने सपा के साथ मिलकर, जब योगी आदित्यनाथ ने इस्तीफा दिया था, वो सीट जीत ली थी। आज बीजेपी के साथ गठबंधन में है वो। तो हो सकता है कि उनको उत्तर प्रदेश में लग रहा है कि मायावती के रहते हुए तो वो कोई एक सीट भी सुरक्षित नहीं कर सकते हैं, कि वहाँ दलितों में विभाजन हो जाएगा। और उनके लिए मध्य प्रदेश में यदि उनको लगता है कि 7 सीटें आ जाती थी, कभी 2-3 आ जाती हैं, कुछ बहुजन समाज की मतलब ऐसी सीटें हैं जहां एक वोट बैंक है, उस वोट बैंक पर उनकी नजर होगी मनोज जी, ताकि मध्य प्रदेश के बहाने वो सियासत में मजबूत हो सके। लेकिन इसके साथ ही उनको एक बैकग्राउंड ये भी देखना होगा ना कि 2018 के पहले कभी हमने देखा कि पूर्ण बहुमत की सरकारें बनी है,
कभी ऐसी ढुलमुल सरकारें नहीं आई है कि कभी उनको कभी किंग मेकर बनने का अगर वो सपना देख रहा हो। नहीं, किंग मेकर का नहीं, सिर्फ अपनी राजनीति चमका सकते हैं वो। हो सकता है कि कांग्रेस से उनको लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस ने, हमने देखा जैस के अलावा को विधायक बनवा दिया, हो सकता है चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ अपनी ताकत दिखाएं, तो बीजेपी भले ही उनकी वो ताकत पर ना आए या उस पर वो विचार ना करे, लेकिन कांग्रेस झांसे में आ सकती है, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि हाँ, बाकी के समाज का दलितों का चंद्रशेखर आज़ाद के बहाने ही उसको कुछ फायदा हो जाता है, वोट आ जाते हैं। लेकिन तो हो सकता है कि उनको भी मौका दे सकते हैं। जो उदाहरण दिया है तो उन्होंने हीरालाल अलावा को चुनाव लड़ा है, बाकी उनके सहयोजक है जो किसी को नहीं लड़ा तो है। यहाँ भी तो ऐसे में चंद्रशेखर आजाद के अलावा यहाँ कौन है, किसको लोग जानते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल होगा। लेकिन सवाल ये भी कि अगर कांग्रेस अगर ऐसा सोच रही ब्रजेश जी, तो ऐसा नहीं लगता ये आत्मघाती गोल भी साबित हो सकता है उनके लिए, कि अगर उनको लग रहा है कि इनके भरोसे दलित राजनीति में पकड़ बना लेंगे, क्योंकि उनके पास अपने खुद के मूल दलित नेता बचे नहीं, जो बचे उनके साथ जो हाल हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। तो बेहतर ये होगा कि कांग्रेस अपने स्तर पर दलितों को साथ लाने का प्रयास करे, बनिस्पत इसके कि वो भीम आर्मी या दूसरे से संगठन है उनके भरोसे अपनी राजनीति चमकाए। देखिए मनोज जी, अब कांग्रेस के पास वो समय नहीं है कि वो अपने दलित नेताओं को नेता बना सके, या वो बनाने की कोशिश करेगी। हमने देखा है, चाहे वो कन्हैया कुमार हो, चाहे हमने देखा है कि हार्दिक पटेल हो, इन सब पे दाव क्यों लगाती थी कांग्रेस? उनको ऐसे नेता पहले छत्रप खड़े करती थी कांग्रेस, लेकिन अब उनको तलाश रहती है ऐसे चेहरों की। निश्चित तौर पर चंद्रशेखर आज़ाद यदि दलितों में, युवाओं में खासकर लोकप्रिय हैं, उनके बहाने ही यदि कुछ युवा वर्ग भी आजाद, जिस तरह से जैस को भी हमने वैसे देखा था 2018 में कि अलावा को उनने साथ में लेकर बहुत कुछ फायदा उठा लिया था मनोज जी। यदि चंद्रशेखर आज़ाद आते हैं तो कुछ आधा % भी, कुछ भी हिस्सा, यदि कुछ भी वोट उनके बढ़ते हैं तो आप सोचिए कुछ सीटों पर भी बढ़ते हैं तो उनको तो फायदा ही होगा ना। एक सीट भले ही वो आज़ाद को देकर वो ना जीत पाए, या उनको मध्य प्रदेश में लगता है कि ऐसा नहीं, लेकिन वो ये दाव चल सकते हैं, उनके लिए मुफीद है और फायदेमंद होगा मेरे हिसाब से। खिलावन जी भी इस बात से सहमत होंगे कि यदि वो एक दलित नेता को, युवा को खड़ा करते हैं तो बाकी के युवाओं को मैसेज दे सकते हैं। वो युवा कम से कम चंद्रशेखर की आवाज़ तो बन सकता है। आज की तारीख में देखिए भोपाल को लेकर पूरे में ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पे, तो कोई तो वजह होगी। चंद्रशेखर आज़ाद के फॉलोअर्स तो पूरे देश में है मनोज जी, तो मध्य प्रदेश में भी होंगे। युवाओं में उनकी आकर्षक वो है, मतलब एक तरह से। तो आप देखिए उसका फायदा उठाने की कोई भी राजनीतिक दल कोशिश क्यों नहीं कर सकता। यदि समाजवादी पार्टी से भी उनने गठबंधन की कोशिश की थी उत्तर प्रदेश में मायावती के, लेकिन जो एरोगेंट है उनका, उसकी वजह से उनको लग रहा था कि मेरे पीछे बहुत सारी भीड़ है, मैं तो बहुत कुछ कर जाऊंगा, यदि ये साथ नहीं देंगे तो अकेला ही कुछ कर जाऊँ। उस गुब्बारे की हवा निकल चुकी है मनोज जी उत्तर प्रदेश में। तो अब अपनी जमीन, अपना कुछ यदि कहीं से हासिल कर सकते हैं तो एक मध्य प्रदेश मुझे लगता है कि मुफीद था। इसी वजह से उन्होंने मध्य प्रदेश का रुख किया कि इन मांगों के जरिए यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकें, तो कम से कम कोई ऑफर तो आना शुरू हो जाए। हो सकता है ऐसा ऑफर आ जाए जिसको वो स्वीकार कर लें, तो उनकी अपनी ताकत यहाँ से बढ़ जाए। उत्तर प्रदेश में उनको वो भूमिका नहीं मिल पाई है, या वो बाकी लोगों ने छोड़ा नहीं क्योंकि वहाँ बसपा मजबूत है, तो यहाँ पे बसपा मजबूत, यहाँ भी कुछ सीटों पे हम मान लें। लेकिन सबसे बड़ी सवाल ये है कि चंद्रशेखर आज़ाद यदि कोई अपनी दल के माध्यम से आते हैं तो उनके दल को उतनी पहचान नहीं है। मायावती के जिस तरह से हाथी देखकर बहुत सारे दलित आज भी वहाँ पे मोहर लगा देते हैं, वोट दे देते हैं, वो शायद इसीलिए भीमराव अम्बेडकर का उन्होंने चित्र आगे रखा है और साथ में भीम आर्मी जोड़ रखा है। हाँ, हो सकता है उनका मकसद ही ये है, मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों में, जो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि एक प्रेशर पॉलिटिक्स है और कुछ राजनीतिक लाभ के लिए यहाँ पे बार्गेनिंग की जा सके, क्योंकि चुनावी साल है। बिल्कुल, खिलावन जी कुछ बोल रहे थे। देखिए, अंबेडकर के चेहरे को लेकर के आज भी देश में, चाहे आप महाराष्ट्र की बात कर लें, मध्य प्रदेश की बात कर लें, छत्तीसगढ़ की बात कर लें, या उत्तर प्रदेश राजस्थान की बात कर लें, तो उनके चेहरे पर आज भी 7-8 ऐसे दल सक्रिय हैं जो अपने आप को सबसे बड़े नेता तो वही हैं आज की तारीख में, अग्रिम पंक्ति में मानते हैं, और कोई नेता नहीं है आज की तारीख में। आज मायावती की हाल आप जान रहे हैं, आप और हम चर्चा कर चुके हैं इस बात पर। तो मुझे लगता है कि देखिए, वहाँ की बंजर भूमि के से परिचित हो चुके हैं चंद्रशेखर आजाद। उत्तर प्रदेश की वहाँ उनको करने के लिए कुछ मिला ही नहीं, कुछ करने का प्रयास किया तो इतनी मुंह की खानी पड़ी। वहाँ तो रामदास अठावले जैसे नेता भी है कि हमने देखा कि केंद्र में मंत्री बन जाते हैं, लेकिन उनके पास ना कोई विधायक होता, ना कोई सांसद होता है, लेकिन एक वोट बैंक का खेल है। बहरहाल समय की कमी है खिलावन जी, इसलिए चर्चा को ही विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद आपका। तो निश्चित तौर पर दलित वोट बैंक को साधने के जतन जारी हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, या आज़ाद पार्टी हो, भीम सेना हो, ऐसे तमाम सारे संगठन। और चुनाव का साल है तो चुनावी बिगुल तो बजना है। लेकिन ये भी सोचने वाली बात है कि जब कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी को उत्तर प्रदेश में किसी भी दल ने तवज्जो नहीं दी कि गठबंधन कर लिया जाए,
तो क्या कांग्रेस जो मध्य प्रदेश में सबसे मजबूत स्थिति में है, क्या वो इनके साथ जाएगी, या क्या अगर चंद्रशेखर आज़ाद का साथ मिलता है तो बीजेपी को हराने में कांग्रेस को कामयाबी मिलेगी, या किन शर्तों पर गठबंधन होता है, इस पर भी हमारी नज़र होगी। बहरहाल अब समय की कमी है। अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।